नमस्कार, हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा। बरसात का मौसम जब आता है तो साथ लाता है बच्चों के लिए ढेर सारी परेशानियां। डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा और ऐसे बहुत सारे खतरे जो हैं इस मौसम में बढ़ जाते हैं। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। इस मौसम में बच्चों का हम कैसे ख्याल रखें, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। एकता हॉस्पिटल से जानी मानी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता नागराज हमारे साथ है, तो चलिए करते हैं उनका स्वागत। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो मौसम है थोड़ा उमस भरा, कभी अचानक से बारिश का हो जाना, कभी अचानक से गर्मी लगना, तो इस मौसम में किस तरह की बीमारियां हमें आमतौर पर देखने को मिलती है और बच्चों का किस तरह से हमें ख्याल रखना है? ये मौसम जैसे आपने कहा कि इसमें बारिश भी होती है, इसमें उमस भी होती है, इसमें गर्मी भी होती है, तो ये बैक्टीरिया और वायरसेस के बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है। उनके लिए बहुत लाभदायक मौसम होता है। तो सारे प्रकार के कीटाणु बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो हम इस मौसम में फैलने वाली बीमारियों को मोटे मोटे तौर पे 3 भागों में बांट सकते हैं। एक वो बीमारियां जो इन वायरसेस और बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण खाने पीने के पानी को दूषित करती हैं और उससे हमें पेट की बीमारियां जैसे आंत्रशोथ, पेचिश, टाइफाइड, पीलिया, इस तरीके की बीमारियां होती हैं। दूसरे प्रकार की बीमारियों में हम उन बीमारियों को ले सकते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होती हैं, या जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी बोलते हैं, जो खांसने, छींकने या हाथों के डायरेक्ट टच के कारण जो स्प्रेड होती हैं। उसमें हमारे सभी प्रकार के फ्लू, पिंक आई, ये सारे कुछ आ जाते हैं। और तीसरे प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं वेक्टर जनित। वेक्टर से मेरा मतलब है कि वो किसी कीटाणु या किसी इंसेक्ट या किसी के थ्रू हमारे शरीर में आए, जैसे मच्छरों के कारण होने वाले मलेरिया, डेंगू, मक्खियों के कारण होने वाले दस्त की बीमारियां, या मैमल्स जैसे रैट्स और डॉग्स के कारण होने वाले लेप्टोस्पायरोसिस, इस प्रकार की बीमारियां इस तीसरे विभाग में अपन ले सकते हैं। जी मैम, आपने जैसे कहा कि हम 3 चरणों में बांट लेते हैं, तो सबसे पहले तो वायरल फीवर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इस मौसम में। तो वायरल फीवर कब तक रहता है, कितने दिनों का ये पूरा पीरियड होता है, कैसे हम जानेंगे कि बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा? ये जानना तो बहुत मुश्किल है कि वो ज़्यादा दिन तक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये हर व्यक्ति, हर पेशेंट की अपनी शारीरिक इम्यूनिटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने दिन तक उस से लड़के उसको ख़त्म कर सकता है, कितने दिन तक वो इसका सामना कर सकता है और कितनी अच्छी तरीके से कर सकता है। परंतु साधारण तौर पे 3 से 5 दिन तक वायरल फीवर का हम ड्यूरेशन मानते हैं कि 3 से 5 दिन के अंदर हमारी इम्यून सिस्टम इन वायरसेस पे काबू पा लेती है। जी, और इसके लक्षणों की यदि हम बात करें कि किस तरह के लक्षण इस वायरल फीवर में हमें दिखते हैं, तो इसे हम कैसे जानेंगे, क्या लक्षण होते हैं वायरल फीवर के? वायरल फीवर के और बैक्टीरियल फीवर के बेसिक लक्षणों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। वही हाथ पैर में दर्द, सिर में दर्द, कपकपी दे के फीवर भी चढ़ सकता है, या सिंपल फीवर भी चढ़ सकता है, फीवर तेज भी हो सकता है, फीवर माइल्ड भी हो सकता है। लेकिन हमको ये देखना होता है कि वायरल फीवर में अक्सर एक से अधिक सिस्टम जो हमारे शरीर के हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सर्दी खांसी भी रहेगी, साथ में लूज मोशन वॉमिटिंग भी रहेगी, कान में दर्द भी रहेगा। बहुत सारी चीजें एक साथ अगर होती हैं तो हम ये समझते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो किसी सिस्टम विशेष पे आक्रमण करते हैं, सारे सिस्टम्स में एक साथ नहीं फैल जाते। जी मैम, इस समय में मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है और मलेरिया से भी बहुत ज्यादा डर भी लगता है, तो मलेरिया के क्या लक्षण होंगे, कैसे हम जानेंगे कि वायरल फीवर से ये कुछ अलग है? मलेरिया के लक्षण क्या बाकी बीमारियों से थोड़े अलग होते हैं? मलेरिया के लक्षण डेफिनेटली बाकी बीमारियों से थोड़े अलग होते हैं, परंतु उसको आपको जो ट्रेंड चिकित्सक हैं वो पिकअप कर सकते हैं। शायद आम जनता उसको पिकअप ना कर पाए, क्योंकि ठंडी रख के फीवर वायरल फीवर में भी आता है, मलेरिया में भी आता है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आजकल मलेरिया में ठंडी दे के फीवर नहीं आता है, नॉर्मल फीवर ही आता है। उसमें फर्क ये होता है कि जैसे वायरल फीवर में आपने बुखार की दवाई ली, आपका बुखार उतर गया तो आप काफी कंफर्टेबल फील करते हैं, जबकि मलेरिया में आपको अनईजीनेस, मैलेज जो है वो पूरे समय तक बना ही रहता है। आप बहुत स्वस्थ अनुभव नहीं करते हैं मलेरिया में या डेंगू में। जी मैम, मलेरिया की हम बात कर रहे हैं, तो मलेरिया के लिए जैसा आपने कहा कि डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वही इसको ट्रेस आउट कर पाते हैं। जी। तो अगर मैं डेंगू की बात करूं तो डेंगू भी क्या मलेरिया जैसे उसमें भी लक्षण होते हैं, या डेंगू उससे ज्यादा खतरनाक है? दोनों ही बीमारियां खतरनाक है, कोई कम या ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन डेंगू के लक्षण थोड़े से अलग इस प्रकार से होते हैं कि उसमें थकान, वॉमिटिंग,
बहुत ही ज़्यादा बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो जाता है बुखार के आने से। ये हमको सबसे पहले पिकअप करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर में जो ब्लड है वो डिस्ट्रॉय होते रहता है, जो कि बाहर से हमको सिर्फ बुखार दिख रहा है। तो वो ब्लड डिस्ट्रॉय होने के कारण वो बच्चा बहुत ही वीक फील करता है, उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है। तो वहीं पर हमको उसको तुरंत समझना चाहिए कि ये सिंपल वायरल फीवर नहीं है, अगर बच्चा इतना सुस्त हो रहा है तो। जी बिल्कुल, यानी कि अगर बच्चा सुस्त है तो हमें समझना पड़ेगा कि उसमें किस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, और एक जांच की प्रक्रिया भी होगी मैम। इसमें किस तरह से जांच की प्रक्रिया होती है? मलेरिया है तो क्या जांच करानी है, डेंगू के लिए क्या जांच करानी है, और क्या डॉक्टर की सलाह पर ही हमें जांच करानी है? अधिकतर तो यही ठीक रहेगा कि आप चिकित्सकीय सलाह से ही जांच कराएं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको कौन कौन सी जांचों की अभी आवश्यकता है। मान लीजिए आपने एक बार ब्लड निकाल लिया, बच्चों का ब्लड निकालना भी आसान नहीं होता, उसमें आपने पूरी टेस्ट नहीं करवाई, हमको जो जो चाहिए होंगी वो सारी टेस्ट नहीं करवाई, तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए इसकी ब्लड से ही जांच होती है, खून से ही जांच होती है, और काफ़ी प्रक्रिया रहती है उन जांचों की, और उसमें से हम पिकअप करते हैं कि कौन सी बीमारी इनको हो सकती है। जी मैम, इन्फ्लुएंजा फ्लू को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि उसका भी बहुत जिक्र होता है इस मौसम में कि इन्फ्लुएंजा को हम ट्रेस कैसे करें, ये फ्लू है ये कैसे जानें? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका बहुत ही आसान सा जवाब है। फ्लू यानी हमारे अपर रेस्पिरेटरी, यानी जो हमारी नाक, गला और ऊपर का श्वसन तंत्र है, उसके इन्फेक्शन से हमको फ्लू होता है। तो इसमें छींकना, खांसना, बुखार, ये सब बहुत ही आपको एकदम अच्छे से दिखेगा कि ये सब चीज हो रही है, तो आप तुरंत पिकअप कर सकते हो कि ये किसी न किसी प्रकार का फ्लू है। जी मैम, फ्लू की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो संक्रमण फैलता है इस मौसम में, ये हवा के द्वारा है, किसी व्यक्ति के संपर्क में आने की वजह से है, या फिर खान पान की वजह से है? नहीं, ये व्यक्तियों के संपर्क में आने की वजह से ही फैलता है। जैसे हमने कोरोना काल में भी देखा था कि वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। फ्लू में और एडिशनल क्या होता है, आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो सारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से सारे कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मास्क पहन के रहिए, मुंह पे रुमाल रखिए, ताकि आपके कीटाणु दूसरे लोगों को जर्म्स ना पहुंच पाए। तो वो ध्यान अपने को जरूर इसमें रखना चाहिए। और फ्लू जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से ही स्प्रेड होता है, इसीलिए अगर बच्चा बीमार है तो उसको स्कूल मत भेजिए, वो और दूसरे बच्चों को संक्रमित कर सकता है, वो खुद भी और ज्यादा उसकी परेशानी बढ़ सकती है। तो दोनों ही कारणों से उसको थोड़ा सा आइसोलेट करना ही ठीक रहता है। जी मैम, इस मौसम में टाइफाइड की शिकायत भी बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, कई बार बड़े लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं, तो ये टाइफाइड क्यों होता है और क्या इसके लक्षण होंगे? टाइफाइड एक साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। इसके अंदर मुख्यतः ये अपने पेट को और आंतड़ियों को प्रभावित करता है, बट धीरे धीरे ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है। ये प्रदूषित खाने पीने से ज़्यादातर होता है। जैसे आपने अस्वच्छ जगह से, आपने कुछ बच्चों को बहुत शौक होता है जंक फूड खाने का, अगर वो जहाँ से उन्होंने लिया है वो संक्रमित जगह है, या वहाँ पे किसी व्यक्ति कोई कैरियर है जिसके थ्रू वो टाइफाइड हमको फैल रहा है, तो या पीने का पानी जैसे बारिश में कंटामिनेट हो जाता है, बहुत साफ नहीं आता है, आपने पूरी प्रिकॉशंस नहीं ली है पानी को क्लीन करने की, तो ये दोनों ही स्थितियों में पानी के या खाने के कंटामिनेशन से टाइफाइड आपको हो सकता है। इसमें जैसे सर दर्द, बुखार तो सब में सामान्य लक्षण है सभी बीमारियों के, लेकिन इसका बुखार बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता है बुखार की दवाइयों को भी, और लंबे समय तक चलते चले जाता है, 7 दिन 10 दिन, जैसे पुराने जमाने में से मियादी बुखार कहा जाता था, जिसके कारण। जी मैम, ये भी जानना है कि जैसा कि आपने बताया कि बाहरी खाना, लेकिन आजकल के बच्चों को तो बाहर के ही खाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो जब बच्चा बहुत शौकीन है बाहर खाने का, तो उसे किस तरह की चीजों का ख्याल रखना चाहिए? कैसे हम बच्चों को समझाएं कि बेटा बाहर का खाना बहुत खतरनाक हो सकता है? उनको समझाना ही पड़ेगा कि खतरनाक हो सकता है। आप चाहें तो इसके आपको YouTube पे और इस पे सब नेट पे आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो बच्चों को आप शुरू से ही बच्चों को ऐसी आदत डालें कि जो भी उनको खाना है वो आप घर पे ही बना के दें। उनको ये आदत ही ना रहे कि हम ऑर्डर करके खाना मंगा रहे हैं। ऑर्डर करके खाना जो आता है उसमें तो आपको और भी नहीं पता होता कि जहाँ से, जिस सोर्स से वो आ रहा है, वहाँ पे स्वच्छता की क्या लेवल है, वो तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आप अपने सामने देख के तो शायद आप बोल देंगे कि भी सड़क के किनारे ऐसे ही रखा हुआ है, उससे मक्खियां बैठ रही है तो मत खाओ। आप उनको, बच्चों को ये दिखा सकते हैं कि मक्खियां इस प्रकार से एक खाने पे से दूसरे खाने पे, गंदगी से खाने पे जाती हैं, उससे फूड कंटामिनेट होता है, तो इस तरीके से हमको कंटामिनेटेड खाना नहीं खाना चाहिए। पानी, उनको अगर बचपन से पता रहेगा कि पानी की हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, इसको इस तरीके से फिल्टर से छानते हैं या उबालते हैं, उसके बाद हम पीते हैं, तो उनको मालूम रहेगा कि हमको बाहर
इस सीजन में कम से कम पानी नहीं पीना है। जी मैम, अगर पता चल गया कि मरीज जो है वो टाइफाइड से पीड़ित है, तो टाइफाइड होने पर हमें क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह के खान पान का ख्याल रखना है? टाइफाइड में सबसे पहले तो आराम सबसे ज्यादा जरूरी है मरीज के लिए। उसको स्कूल भेजना, या जैसे आजकल के बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है कि नहीं उनको कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लेना है, तो दवाई दे के स्कूल भेजने वाला सीन ना करें, उनको पूरी तरीके से रेस्ट करने दें। दूसरे, उनको चूंकि ये हमारे एलिमेंट्री सिस्टम पे इफेक्ट करता है, इसलिए उनको बहुत ही सुपाच्य खाना देने की आवश्यकता होती है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको बिल्कुल मिर्च मसाले और सब कुछ बंद कर देना है। आप बच्चे को बिना टेस्ट का खाना देंगे तो वो वैसे भी नहीं खाएगा। तो इसलिए उसको हमको सुपाच्य भोजन, खिचड़ी है, दलिया है, दाल चावल है, बट उसमें टेस्ट अच्छा, टेस्टफुल खाना उनको हमको खिलाना चाहिए। जी मैम, गैस्ट्रोएंटेरिटिस की समस्या क्यों होती है और किस एज में होती है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस की समस्या का कोई एज नहीं है, वो पैदा हुए बच्चे से लेके तो बड़े इंसान तक किसी को भी हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है अनहाइजीनिक खान पान। अनहाइजीनिक खान पान, आपने अगर खाना बनाया खुला छोड़ दिया, आपने पीने का पानी खुला छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई कीटाणु आके बैठ गए तो फिर उससे आप को इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा होता है कि खास करके बच्चों के लिए हमको बासी खाना या रखा हुआ खाना जिसमें टॉक्सिन्स डेवलप हो गए हैं, ऐसा खाना हमको नहीं देना है। उनको तुरंत कुक किया हुआ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर हमको उनको देने की कोशिश करना चाहिए। और पानी जो है उनको बॉइल्ड ही दें तो बहुत अच्छा है, खास करके इस मौसम में। और हाथ धोएं, जब भी बच्चों का खाना बनाएं या खाना खिलाएं या उनका पानी दें, हमेशा हाथ हैंड वॉशिंग हमारे इसको हमेशा ध्यान में रखना है। जी बिल्कुल। मैम, एक और सवाल मन में उठा, क्योंकि खान पान को लेकर बहुत बात होती है कि इम्यूनिटी जो है वो बढ़ाता है खान पान, यदि आपके खाने में वो पौष्टिकता हो, तो खान पान की क्या भूमिका होती है हमें तंदुरुस्त बनाने में? सबसे ज्यादा अहम भूमिका खान पान की ही होती है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर एक खाने का ढेर है। तो हम जो भी कुछ बने हैं वो खाने से ही बने हैं। तो अगर आप बच्चों को लगातार खाने में जंक फूड अलाउ करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी कहाँ से डेवलप होगी? जो मैदे, चीज और बाकी दूसरी चीजों से बने हुआ सिर्फ टेस्टफुल खाना ही अगर उनको हम देंगे तो उनकी इम्यूनिटी डेवलप करने की चीजें उनको मिली कहाँ रही हैं? तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का बैलेंस हो, उनको मिनरल्स और विटामिन भी सब अच्छी तरीके से मिले। खाली अभी बुखार हुआ है इसलिए मैं अभी विटामिन खिला दूं, ये हमारा अप्रोच सही नहीं है। वो हमको मेंटेन करना है, हमको हमेशा ही उनको अच्छा खाना खाने की हैबिट होना चाहिए। जी तो बिल्कुल, खान पान का इन्हें बहुत ज्यादा है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारी बढ़ती खान पान से ही है। कई बार ऐसा समझ में नहीं आता कि किस मौसम में क्या खाएं। कई बार ऐसा होता है कि मौसम में कुछ मौसमी चीजें भी आती हैं जो अपने साथ कुछ चीजें लेकर आती हैं, और हर व्यक्ति की जो क्षमता होती है उसे पचाने की वो बिल्कुल वैसी नहीं होती। तो अब ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए खास करके बच्चों के साथ, कि एकदम छोटा शिशु है जो जमीन पे क्रॉल करता है, तो हमको सफाई का बहुत ध्यान रखना है। फ्लोर हमेशा क्लीन होना चाहिए, फ्लोर पे पड़ी हुई चीजें वो उठा के नहीं खाएं, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। इतने छोटे बच्चों के भी हैंड वॉशिंग हमको बीच बीच में करते रहना है, क्योंकि उनकी बहुत आदत रहती है कि वो अपने हाथ बार बार मुंह में डालते हैं। तो सफाई का ध्यान सबसे पहले रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, खाने पीने में हम फ्रेश खाना यूज करें, जो अपन ने पहले भी बात करी है इसके बारे में। जो मौसमी फल कुदरत देती है, कुदरत हमारे से बहुत ज्यादा समझदार है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो फल जिस मौसम में आता है उस फल को उसी मौसम में खाना चाहिए। जस्ट कोई बहुत एक्सोटिक फ्रूट हम लाके बहुत इम्पोर्टेड है और ऐसा है करके हम खिला रहे हैं, वो सोच गलत है। उससे हम बच्चे को कुछ भी एक्स्ट्रा विटामिन नहीं देंगे। आप लोकल प्रोड्यूस, आपके घर के आसपास जो मिलता है और जो सबसे कम ट्रांसपोर्ट टाइम लेता है, वैसे फल सब्जियां अगर आप यूज करेंगे तो उसमें बच्चे को ज्यादा इम्यूनिटी, ज्यादा विटामिन मिलेंगे। जी मैम, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से भी पेरेंट्स बच्चों को बहुत लिमिटेड चीज खाने को देते हैं, कुछ बाहर की चीजें खाने नहीं देते, लेकिन जब वही बच्चा बाहर जाता है और उसे मजबूरी में कुछ खाना पड़ जाता है तो वो उसे पचा भी नहीं पाता। तो इस तरह का बैलेंस कैसे हम बनाएं? कैसे पेरेंट्स बच्चों को हर माहौल में ढलने के लिए तैयार कर सकते हैं? किस तरह की तैयारी एक पेरेंट्स की होनी चाहिए बच्चों को हर एक माहौल में ढलने के लिए? ये तो एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में कि हर माहौल में उनको ढालने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। पर इसमें मैं यही कहूंगी कि जैसे बच्चों के फ्रेंड्स हैं,
उनके जो दोस्तों का ग्रुप है वो एक दूसरे के घर जाएं, वहां पे अगर वो दिन भर व्यतीत करते हैं, दूसरे के घर में किस प्रकार से हाइजीन रहता है, कि सबके घरों में अलग अलग तरीके के हाइजीन मेंटेनेंस रहती है। तो अगर वो अपने दोस्तों से शुरुआत करें, हर पेरेंट एक ड्यूटी ले ले कि भाई मेरे को हफ्ते में एक दिन सब बच्चों को होस्ट करना है, तो बच्चों को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके के खाने खाने की हैबिट होगी। और चूंकि वो पेरेंट्स के द्वारा सुपरवाइज रहेगा तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा कि यहाँ जाके बच्चा खाना खा के बीमार पड़ जाएगा। तो ग्रेजुअली जब उनके पेट को दूसरी चीज़ें डाइजेस्ट करने की आदत पड़ेगी तो फिर वो बाहर के माहौल में भी धीरे से खाना पीना सीख सकते हैं। जी मैम, एक और प्रश्न मन में आया, जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं या नवजात शिशु हैं, उनके लिए अगर पेरेंट्स बीमार है, मतलब अगर माँ बीमार है तो उसके संपर्क में उनका रहना तो एकदम लाजमी है, लेकिन वैसी स्थिति में वो जो बीमारी है वो बच्चे में ना जाए, इसके लिए उस माँ को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि इस चीज को लेके इतनी ज्यादा भ्रांतियां हैं हमारे समाज में। माँ को कुछ भी होता है तो सबसे पहला काम वो बच्चे को फीडिंग कराना बंद करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। हर बीमारी में बच्चे की फीडिंग बंद कराना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अगर मदर कैपेबल है, मदर इतना कंफर्टेबल फील कर रही है कि हाँ मैं बच्चे को फीड करा सकती हूँ, तो हर बीमारी में वो बच्चे को फीड करा सकती है। इवन कोरोना की बीमारी में भी मदर्स को हमने फीड करने के लिए अलाउ किया था। आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, मास्क पहन के रहना पड़ता है, हैंड वॉश करके क्लीन टॉवल, क्लीन कपड़े लेके आपको बच्चे को लेना होता है फीडिंग के लिए। और माँ के खान पान से या माँ की दवाइयाँ चल रही हैं, माँ की एंटीबायोटिक चल रही है, इस सब से स्तनपान पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही कम मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हम ब्रेस्ट फीड करने वाली मदर्स को अलाउ नहीं करते हैं। बाकी वो हर परिस्थिति में अगर वो सक्षम है, अगर वो करा सकती है तो वो ज़रूर बच्चे को फीड कराए, स्तनपान कराती रहे। इससे बच्चे को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होने वाली बीमारियां हैं वो तो वैसे भी स्प्रेड होने वाली, वैसे भी होने वाली, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। जी इस मौसम में ना आई फ्लू वाला भी जो मामला है वो काफी ज्यादा गहरा जाता है, और ऐसा होता है कि कभी छोटे छोटे बच्चे भी इससे ग्रसित हो जाते हैं। तो उन छोटे से नवजात बच्चों को कैसे हम इनसे बचा सकें, और अगर वो हो गया है तो क्या प्रिकॉशंस हम रखें? सबसे पहले बचाव के लिए तो यही है कि जो एडल्ट्स हैं, जो उनकी देखभाल करने वाले केयर टेकर्स हैं, वो अपनी हैंड वॉशिंग का खूब ख्याल रखें। बिना हाथ धोए वो बच्चे को छुए ही नहीं। अगर किसी को हो गया है घर में आई फ्लू तो वो कोशिश करे कि वो बच्चे के पास ना जाए। अगर माँ को ही हो गया है तो वो चश्मा पहन के रहे, ताकि उसकी आंख से जो भी सिक्रेशंस निकलते हैं वो बच्चे को ना लगे। और अगर बच्चे को हो गया है तो आप डॉक्टर की सलाह से जो ड्रॉप्स डालने हैं आंखों में वो डाल सकते हैं, और कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, ठंडी सेक करना है। और बच्चे को भी हैंड वॉशिंग, जो बड़ा बच्चा है उसको तो हैंड वॉशिंग सिखाना ही सिखाना है। जी कई घरों में मैम जहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कुछ अपने घरेलू नुस्खे जो हैं वो आजमाते हैं बीमारी के समय, तो ये जो घरेलू नुस्खे हैं वो कितने कारगर होते हैं, और किन घरेलू नुस्खों को आपको लगता है कि वहां तक तो इसे प्राथमिक उपचार के तौर पर दे देना चाहिए? कुछ घरेलू नुस्खे हमारे बहुत ही कारगर हैं, जैसे गर्म पानी की भाप सूंघना, गर्म पानी से गरारे करना, और कभी कभी तो ये थोड़े से जो अदरक वगैरह वाले जो चाय रहती है या काढ़े रहते हैं वो भी थोड़े बहुत कुछ मात्रा में फ़ायदेमंद रहते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि और कोई भी बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले काढ़े बना के देना और वो करना सही नहीं है। जी मैम, एक सवाल और है। कई बार ऐसा होता है कि एक जगह से जब हम डॉक्टर के रिस्पॉन्स से अगर सेटिस्फेक्शन हमको नहीं होता है तो हम वहां पर डॉक्टर रिप्लेस भी करते हैं, तो उससे कितना फर्क पड़ता है बच्चे के स्वास्थ्य में? क्या वास्तव में इस तरह से डॉक्टर को जो हम रिप्लेस करते हैं वो हेल्पफुल हो सकता है? सबसे पहले तो हमको ये सोचना होगा कि हमको रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसका मतलब है कि आप पहले वाले डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका उनके साथ कम्युनिकेशन कैसा था, आपका उनके साथ रैपो कैसा था, आप क्यों अपनी बात उस डॉक्टर को पूरी तरीके से नहीं कह पा रहे थे, ये आपको सोचना होगा। चेंज करने से यही होता है कि जैसे एक डॉक्टर के पास बच्चा शुरू से आ रहा है, उसको उसकी पूरी हिस्ट्री पता है, उसको पता है कि उसको क्या दवाइयाँ सूट करती हैं, क्या सूट नहीं करती हैं, उसको पता है कि ये बच्चा ये चीज़ से सेंसिटिव है, ये चीज़ से सेंसिटिव नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है, उसको लूज मोशन हो रहे हैं, मान लो मैंने बोल दिया उसको कि उसको कर्ड खिलाइए और पता चला कि बच्चा तो इंटॉलरेंट है, तो फिर ऐसे समय में मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए बनते कोशिश आप जिस डॉक्टर के पास हैं उस डॉक्टर से आप अपना कम्युनिकेशन, आपकी क्या समस्या है वो डिस्कस करने की कोशिश करें। आप किस लेवल क्यों सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं वो अगर आप डॉक्टर को बताएंगे तो वो भी आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे।
जी मैम, एक अंतिम सवाल ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि प्रारंभिक लक्षण है, कुछ जानकारियां तो हमें होती हैं और कुछ हम नेट से सर्च कर लेते हैं और फिर उस आधार पर भी बच्चों को दवाई दे देते हैं। ये कितना सुरक्षित है? देखिए, जहां तक प्राथमिक उपचार, जो आपके पहले बार कभी उसको फीवर हुआ था, आपने फीवर की दवाई दी थी, वो आपने दे दिया, वहां तक ठीक है। आपको एक आध दिन अगर इंतजार करना है कि भी वायरल है, वैसे भी डॉक्टर यही बोलेंगे कि 2 से 3 दिन तक इंतजार करो, तो आप 2-3 दिन तक रुक गए, वहां तक ठीक है। लेकिन नेट से सर्च करके दवाइयां देना तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, क्योंकि गूगल पे या नेट पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, दवाइयों के सारे साइड इफेक्ट सही नहीं होते हैं, बीमारियों के बारे में इतना भयावह चित्रण रहता है कि पेरेंट्स वैसे ही डर जाते हैं उसको देख के। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो हमारे दादी नानी के नुस्खे थे उसमें से कुछ हम प्राथमिक उपचार के तौर पे यूज कर सकते हैं, और कुछ आपकी पुरानी दवाइयां जो आपको फीवर के समय डॉक्टर ने बताई होंगी कि आप बुखार में ये दवाई दे दीजिए, गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, सफाई रखिए, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर जरूरत है तो फिर चिकित्सक की सलाह लेना ही अच्छा है। जी बिल्कुल। और एक अब चलते चलते और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? इस मौसम में बच्चों को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि बचाव ही उपाय है, और बचाव की सारी चीजें हम बार बार डिस्कस करते हैं। सफाई का ध्यान रखना, हैंड वॉशिंग करना, पौष्टिक खाना खाना, पानी ज्यादा पीना, बस यही है उपाय। इसी को करके आप अपने आप को और बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं। जी, हमसे इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और ये बताने के लिए कैसे हम अपने परिवार के सदस्यों को, बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि मौसम चाहे जो भी हो, आप स्वस्थ रहेंगे और अपने घर के हर एक सदस्य का ख्याल रखेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।